तो आज हमारा टॉपिक है प्रिज्म। प्रिज्म क्या चीज़ होती है? कुछ इस तरह से प्रिज्म आपने देखा होगा कि प्रिज्म कैसे बना होता है। प्रिज्म का मतलब होता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर इस शेप में से पास होती है तो हमें पता है कि वो लाइट स्प्लिट हो जाती है। तो प्रिज्म एक वेज शेप ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसके अंदर जब भी कोई रे ऑफ लाइट एंटर होती है तो वो उसके अंदर डिस्पर्शन होता है, वो लाइट को स्प्लिट कर देता है। और हमें मालूम है कि लाइट को स्प्लिट करके 7 कलर्स में स्प्लिट होते हैं। वो 7 कलर्स कैसे होते हैं? जिसे आप बोलते हैं विबग्योर। तो हम लोग एक एक करके इस टॉपिक को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसके शेप और इसका नॉमेनक्लेचर कैसे हम डिफाइन करेंगे। ये एक ट्रायंगुलर शेप मैंने बनाई। अब ये जो शेप है वो कुछ इस तरह से है कि अगर मैं एक ट्रायंगुलर शेप ले रहा हूँ, उसी ट्रायंगुलर शेप को मैं आपकी तरफ लेके चला जाऊँ, इस ट्रायंगल को अगर मैं आपकी तरफ लेके चला जाऊँ, तो ये जो नीचे वाले जो फेसेस हैं, ये नीचे वाले फेसेस क्या बनाते हैं? एक रेक्टेंगल बनाते हैं। किस तरह से? कुछ इस तरह से देखें। ये मैं इसका 3D डायग्राम बना रहा हूं। ये कुछ इस तरह से होना चाहिए। मैं इन फेसेस के नाम लिख देते हैं ए, बी, सी। इसको नाम दे देते हैं डी, ई और एफ। अब ये वाला जो पार्ट है, जो रेक्टेंगुलर सेक्शन है नीचे, इसको मैं, ये क्या कहलाता है? बेस ऑफ द प्रिज्म कहलाता है। ये बिल्कुल इसी टाइप का, इस तरह का शेप है। जो ट्रायंगल आपने लिया और उसको आप अगर एक्सटेंड कर देते हैं आपकी तरफ, तो ये जो शेप नजर आता है, इसे ही शेप को हम लोग क्या बोलते हैं? वेज शेप कहते हैं। तो हम लोग आज इसका डेरिवेशन करने वाले हैं। उससे पहले इस प्रिज्म से रिलेटेड कुछ बेसिक नॉमेनक्लेचर है, वो बेसिक नॉमेनक्लेचर को समझ लेते हैं कि किस पार्ट को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं। ये जो पार्ट है इसे हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एज। इसे हम कहेंगे रिफ्रैक्टिंग एज। एज। अब इसके अंदर आपको दिखेगा ये जो ट्रायंगुलर सेक्शन है, वो ट्रायंगुलर सेक्शन में लेफ्ट साइड और राइट साइड, ये वाला ट्रायंगुलर सेक्शन, तो नाम लिख देता हूं। ये क्या कहलाते हैं? फेसेस। ये वाला फेस कहलाएगा और ये वाला फेस कहलाएगा रिफ्रैक्टिंग। इसे हम कहेंगे रिफ्रैक्टिंग फेसेस ऑफ प्रिज्म। और ये जो रेक्टेंगुलर सेक्शन आपको नजर आ रहा है, वो रेक्टेंगुलर सेक्शन कौन सा है? बी, ई, एफ, सी। ये कैसा है रेक्टेंगुलर सेक्शन? इसे हम लोग कहेंगे बेस ऑफ द प्रिज्म। बेस ऑफ प्रिज्म। अब बेस ऑफ प्रिज्म रिफ्रैक्टिंग फेसेस के हैं, नाम लिख देते हैं। इसमें आपको रिफ्रैक्टिंग फेसेस देखो कौन कौन से नजर आ रहे हैं। रिफ्रैक्टिंग फेसेस मुझे नजर आ रहे हैं इसके अंदर ए, बी, ई, डी। रिफ्रैक्टिंग फेसेस इसके अंदर हैं ए, बी, ई, डी एंड दूसरा कौन सा फेस आपको नजर आ रहा है? राइट साइड वाला ए, सी, एफ, डी। ए, सी, एफ, डी। ये जो फेसेस है, ये फेसेस क्या कहलाएंगे? रिफ्रैक्टिंग फेसेस कहलाएंगे। आपको इसके बारे में पता होना जरूरी है, नॉमेनक्लेचर, बेसिक नॉमेनक्लेचर के बारे में, क्योंकि इसी को हम लोग, यही एक टर्मिनोलॉजीज है जो हम लोग बार बार वर्ड यूज करेंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये टर्मिनोलॉजीज किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब ये जो रिफ्रैक्टिंग फेसेस है, ये रिफ्रैक्टिंग फेसेस आपस में किसी एंगल से बंद है, जुड़े हुए हैं। मतलब अगर ये दो फेसेस को मैंने आपस में एक दूसरे से ज्वाइन किया तो ये कुछ सर्टेन एंगल फॉर्म करेगा। अब ये एंगल मैं चेंज कर सकता हूँ। इसी को हम लोग क्या एंगल को बोलते हैं? एंगल ऑफ द प्रिज्म। इसे हम लोग मेंशन कर देते हैं एंगल ऑफ द प्रिज्म। एंगल ऑफ द प्रिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंगल ऑफ द प्रिज्म से आपको पता लगता है कि लाइट जब इसके अंदर एंटर होगी तो किस एंगल से वो डेविएट होगी। तो एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एक एक करके हम लोग इसको आगे चलते जाते हैं। देखो अब इससे रिलेटेड कुछ, अब इसको हम लोग ड्राइव कैसे करेंगे? मींस रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म कैसे? तो हम लोग इसका एक ट्रायंगुलर सेक्शन ले लेते हैं। अच्छा, ये जो ट्रायंगुलर सेक्शन है, क्योंकि 2 डायमेंशन में हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये देखने में कैसे नजर आएगा? आपको एक ट्रायंगल ही नजर आएगा। इस सेक्शन को थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली सारे एंगल्स समझ में आए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा,
ये जो ट्रायंगुलर सेक्शन में बना रहा हूँ 2 डायमेंशन में, जिसे आप फेस बोलते हैं, प्रिंसिपल सेक्शन भी हम लोग इसको कहते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म। अब देखो कोई भी रे ऑफ लाइट जब एंटर होगी इस प्रिज्म से, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट इसके अंदर एंटर होगी तो वो कैसे नजर आएगा आपको। ये रे ऑफ लाइट सपोज इसके अंदर एंटर हुई, तो मुझे पता है कि रे, अगर मैं मान रहा हूं कि ये है एयर और ये है प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव कुछ ना कुछ इंडेक्स होगा, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि कितना डेंसर मीडियम है वो। हमें मालूम है जब भी रे ऑफ लाइट किसी डेंसर मीडियम में एंटर होती है तो उसकी स्पीड कंसिडरेबली रिड्यूस हो जाती है, डिपेंड करता है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, मतलब कितना ज़्यादा डेंसर मीडियम है। तो स्पीड का चेंज होना इज वेरी नॉर्मल व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। तो कहाँ पे ये रे ऑफ लाइट जानी चाहिए, उसके लिए मैंने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। तो रे ऑफ लाइट, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है इंसिडेंट रे। अब ये रे ऑफ लाइट जब डेंसर मीडियम में एंटर होगी तो हमें मालूम है कि रेयर से डेंसर मीडियम में जब भी रे ऑफ लाइट जाती है तो कहाँ जाती है, टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये रे ऑफ लाइट एक्चुअल में जानी कहाँ चाहिए थी, ऐसे सीधी पास हो जानी चाहिए थी, पर ये कहाँ पर बेंड हो गई, टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ कहीं बेंड हो गई। अब ये जो नॉर्मल है, इस नॉर्मल से जो ये एंगल फॉर्म कर रहा है वो एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगेन अब रे ऑफ लाइट उस फेस तक पहुंच चुकी है, इस फेस का नाम लिख देते हैं हम, सपोज ये फेस है ए, बी और सी। अब हम लोग ए सी की बात कर रहे हैं, ए बी से हमने रे डायग्राम बना चुके, अब हम लोग ए सी से बात करेंगे जब ये रे ऑफ लाइट वापस से अपने उसी मीडियम में एंटर हो जाएगी जिस मीडियम में से ये चली थी, मतलब वापस से कहाँ पे जाने वाली है, एयर से। तो मैंने यहाँ पे फिर एक नॉर्मल ड्रॉ किया। अब देखा कि डेंसर से रेयर मीडियम में जब भी कोई रे ऑफ लाइट जाती है तो कैसे पास हो जाती है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस एंगल को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं एंगल ऑफ एमरजेंस। जिस एंगल से वो वापस से रे ऑफ लाइट अपने उसी मीडियम में एंटर हो जाती है उसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एमरजेंस। यहाँ पे हम लोग इसको, कई बुक में आपको ई से डिनोट किया होगा, कई बुक में इसमें आई डैश से डिनोट किया होगा, जैसे भी आपको ठीक लगे आप कुछ भी डिनोट कर सकते हैं इसको। अच्छा, अब ये रे ऑफ लाइट जब यहाँ से एंटर हुई तो ये भी कुछ ना कुछ एंगल होगा, मैं मार्क कर देता हूँ। सपोज इंसिडेंट रे, ये है रिफ्रैक्टेड रे, इससे हम लोग इंसिडेंट रे कहेंगे। ये इसके लिए इंसिडेंट है और ये क्या है, इसके लिए रिफ्रैक्टेड रे है। तो ये इंसिडेंट रे, यहाँ पे मैं इसको मार्क किया आर डैश से, और एंगल ऑफ एमरजेंस को मैंने मार्क किया आई डैश से। उसके पीछे रीजन है कि हमने इसको आई डैश ही क्यों लिखा है, डेरिवेशन के पार्ट में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि हम लोग हमेशा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि आप जब भी एयर से किसी भी डेंसर मीडियम में एंटर हो रहे हो, जिसे आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल रहे हो। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, सपोज कोई रे ऑफ लाइट, यहाँ से मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया और ये रे ऑफ लाइट वापस से चले गई, दिस इज रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन। अब इसी को रिफ्रैक्ट करेंगे तो इसी नॉर्मल को मैंने आगे की तरफ ट्रेस किया और मैंने इसको बेंड कर दिया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये क्या है, रेयर मीडियम और दूसरा वाला डेंसर मीडियम। ये डेंसर मीडियम में तभी तो रे ऑफ लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट हो गई। अब ये रे ऑफ लाइट जब ये रे ऑफ लाइट शिफ्ट हो जाएगी नॉर्मल की तरफ, तो उस केस में हम लोग क्या देखते हैं, जब हम लोग यही रे ऑफ लाइट एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मान लेते हैं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का, हमें मालूम है कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू ए होता है जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 1 है, और इसको कुछ भी मीडियम मान लेते हैं, सपोज ये ग्लास स्लैब मान लेते हैं। तो स्टैंडर्ड वे क्या होता है लिखने का, साइन आई अपॉन साइन आर। जब भी आप मेंशन करते हैं तो क्या लिखते हैं, न्यू जी अपॉन न्यू ए। न्यू ए लिखे या नहीं लिखे, तो इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ न्यू जी लिखा जाता है इसको, ठीक है। तो हम लोग इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि मुझे हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में इसको हम लोग मेंशन करेंगे। एयर से बात कर रहे हैं तो एब्सोल्यूट वर्ड यूज करेंगे, जब हम लोग एयर की बात नहीं कर रहे हैं, कोई और मीडियम है पर वो रेयर है एज कंपेयर टू सेकंड मीडियम, तो हम लोग उसको हमेशा इसी तरह से लिखेंगे कि रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में लिखी जाएगी, तो हम लोग उसको ऐसे मेंशन करेंगे। चलो अब हम लोग इसी का डेरिवेशन वाले पार्ट पे आते हैं। इसके डेरिवेशन वाले पार्ट में बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, जरा आप ध्यान से देखें। मैंने क्या किया, इस रे दोनों जो नॉर्मल्स थे उन दोनों नॉर्मल्स को मैंने एक्सटेंड कर दिया और उसको मार्क कर दिया सपोज पॉइंट पी से। अब मुझे देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है,
नॉर्मल हमेशा क्या फॉर्म करेगा, देखो ये नॉर्मल है, ये रे ऑफ लाइट, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना, इस एंगल की बात कर रहा हूँ, इस फेस ऑफ द प्रिज्म और इस नॉर्मल की। तो ये एंगल मुझे मालूम है ये कितना होगा एंगल, 90 डिग्री। ये भी फेस और इस नॉर्मल से बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो जरा मैं कोऑर्डिनेटर, अगर मैं इसी के अंदर ड्राइव करने के लिए हम लोग एक कोऑर्डिनेटर सेलेक्ट कर रहे हैं, और वो कोऑर्डिनेटर ले लेते हैं, मार्क कर देते हैं P, इसको बोल देते हैं Q, और इस पॉइंट को मार्क कर देते हैं R। लिख देते हैं इन क्वाड्रिलेटरल, क्या लिखे, A Q P R। तो क्वाड्रिलेटरल का सम एंगल प्रॉपर्टी आप बताएं। ये देखो ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, इसलिए A से डिनोट किया है, हमेशा एंगल ऑफ प्रिज्म को A से ही डिनोट किया जाता है। तो मैंने अगर ये क्वाड्रिलेटरल लिया तो इन सारी एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, यही होना चाहिए। तो आप कैसे लिख सकते हो, एंगल A प्लस 90 प्लस एंगल P प्लस 90, चारों एंगल हो गए, और इन सब का सम कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। मतलब देखा जाए तो एंगल A प्लस एंगल P इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 180 डिग्री। ये आपकी एक आपको फर्स्ट इक्वेशन मिल गई एक एंगल फॉर्म के लिए। अब इस इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे आगे वाली डेरिवेशन के लिए। अब नेक्स्ट मुझे नजर आ रहा है कि हम लोग इसके अंदर एक ट्राइंगल भी ले सकते हैं। अब ट्राइंगल कौन सा है, जरा ट्राइंगल देखें, मैं ट्राइंगल ले रहा हूं QPR, इन ट्राइंगल QPR। इन ट्राइंगल के अंदर मैं लिख रहा हूं एंगल, देखो नाम मार्क करते हैं R। देखो इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम, इस ट्राइंगल की। तो इस ट्राइंगल में एंगल R प्लस एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल P प्लस एंगल R डैश इज इक्वल्स टू, हमें पता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जरा इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि दोनों का 180 डिग्री है, तो हम लोग इस दोनों को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं और एक रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं वो रिलेशन किसकी फॉर्म में आता है। तो मैंने इसको लिख दिया, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को मैंने कंपेयर किया। तो कैसे लिख सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल P, एंगल A प्लस एंगल P इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, एंगल R प्लस एंगल P प्लस एंगल R डैश, लिख सकते हैं दोनों को। जब ये कंपैरिजन हम कर चुके तो एक रिलेशन देखो सामने आपको नजर आ रहा होगा कि एंगल P और एंगल P तो कैंसिल हो जाता है, तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल R प्लस एंगल R डैश, ये नजर आ रहा है। ये आपका एक रिलेशन फाइंड किया कि एंगल R डैश क्या था, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल R क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो इसमें R और R डैश, R और R डैश, R और R डैश कौन से है, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस वाला पार्ट ये रहा जिसे आपने I डैश से डिनोट किया था। लेफ्ट साइड वाले में हम लोगों ने I से डिनोट किया है, इंसिडेंट I से एंटर हो रही है, I डैश से बाहर आ रही है। अंदर वाले जो रिफ्लेक्टिंग एंगल्स बनाए हमने वो है R और R डैश, उनके बीच में हमारे पास एक रिलेशन मिल गया जिसे हम लोग बोल रहे हैं एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल R प्लस R डैश। चलो अब इसी के अंदर हम लोग एक और चीज, एक रिलेशन और फाइंड करते हैं। अब हम लोग इसी ट्राइंगल को, देखो ट्राइंगल में कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं हम, अब हम लोग ट्राइंगल ले लेते हैं AQR, एंगल AQR, इन ट्राइंगल AQR, ये वाला एंगल ले लेते हैं। अब इस ट्राइंगल के लिए मुझे डेविएशन फाइंड करना होगा, तो हम लोग एक बार वापस इस डायग्राम को वापस से देखते हैं और उसको जूम करके समझते हैं इसके एक एक एंगल को कि इसमें एंगल ऑफ डेविएशन कौन सा है। जरा ध्यान से देखें, हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको इजीली क्लियरली विजिबल रहे इसको। देखो ये रे ऑफ लाइट अगर जानी कैसी चाहिए थी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, पर ये रे ऑफ लाइट गई कैसे, ऐसे। अगर मैं इन दोनों, ये देखो जानी चाहिए थी ऐसे, पर ये गई कैसे, इस तरह से। मैंने इसी ट्राइंगल, इसी को मैंने अगर बैक साइड में ट्रेस कर लूं, बैक साइड में ट्रेस कर लूं, ये नजर आ रहा है मुझे, इसको मैंने बैक साइड में ट्रेस किया, इसको मैं लिख देता हूं, इसको मार्क कर देते हैं, सपोज को E से मार्क कर देते हैं। तो देखो ये रे ऑफ लाइट जानी चाहिए थी ऐसे, पर ये रे ऑफ लाइट गई कैसे, ऐसे। तो कितने से डेविएट हुई, इसे हम लोग बोल रहे हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। अब हमने देखो मार्किंग को चेंज कर दिया है, तो फिर हम लोग इस ट्रायंगल को सिलेक्ट कर रहे हैं। अब
वो ट्राइंगल कौन सा है, जरा ध्यान से देखना। किसकी बात कर रहे हैं हम? ई क्यू आर की हम बात कर रहे हैं इन ट्राइंगल ई क्यू आर। इस ट्राइंगल को लेते हैं, ठीक है, पूरा कंप्लीट नहीं ले रहे, डेविएशन को साथ में इन्वॉल्व करें ताकि डेविएशन का भी रिलेशन हमें पता लग जाए। ये क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन। और एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब रे ऑफ लाइट जानी कैसे चाहिए थी, पर प्रिज्म के होने की वजह से दोनों फेसेस की वजह से, पहला फेस कौन सा था? ए बी, और दूसरा फेस कौन सा? ए सी। इनकी वजह से वो रे ऑफ लाइट एक्चुअल में कहाँ पे बेंड हो गई है, वो रे ऑफ लाइट कहाँ पे आपको दिख रही है? अब ये रे ऑफ लाइट मुझे यहाँ नजर आ रही है। तो डेविएशन कितना हुआ? जानी थी ऐसे चाहिए थी, और इसको मैंने बैक साइड में ऐसे ट्रेस किया, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। अब इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे एक चीज और नजर आती है, देखो मुझे कौन सा एंगल चाहिए होगा? मुझे एक ये वाला एंगल चाहिए होगा, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, क्योंकि मैंने ट्राइंगल ये वाला सेलेक्ट किया है। तो देखो ये दोनों एंगल्स कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स नहीं नजर आ रहे हमें। देखो ये एंगल कैसे नजर आ रहे हैं, देखो मैं बता रहा हूँ, इसको फिर कलर चेंज कर लेते हैं हम। ये देखो, ये क्या था? नॉर्मल, ये था इंसिडेंट रे, ये दोनों एंगल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये कंप्लीट एंगल क्या होना चाहिए? ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। पर मुझे जो एंगल फाइंड करना है वो वाला एंगल कौन सा है? ये वाला। तो कैसे फाइंड कर सकता हूँ? ये पूरा एंगल कितना है? आई। आई में से मैंने आर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मुझे ये वाला एंगल मिल सकता है। तो मैं इस एंगल को लिखना चाहता हूँ, तो ये लिख रहा हूं मैं आई प्लस, देखो ये कंप्लीट एंगल, आई में से क्या माइनस कर दूं? आर माइनस कर देता हूं, तो मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो आई माइनस आर, ये मैंने इस तरह से लिख दिया। समझ में आया? ये वाला फेस की, ये वाला एंगल की बात कर रहा हूं मैं। कौन से एंगल की? इस एंगल की बात कर रहा हूं। अब मुझे कौन सा एंगल लेना है? ये वाला एंगल की बात कर रहा हूं। तो ये भी कैसा है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल, दोनों लाइंस क्रॉस हो रही है। तो इसमें से मुझे क्या माइनस कर देना चाहिए कि सर आई डैश, और ये कितना? आर डैश। ये पूरा कितना हो गया? आई डैश, उसमें से आर डैश को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस आई डैश में से मुझे क्या माइनस कर देना चाहिए? आर डैश। और वो किसके इक्वल होना चाहिए? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। एक्सटीरियर एंगल मालूम है हमें क्या होता है? अगर मैं ये ट्राइंगल मैंने सेलेक्ट किया है और इसकी ये साइड को एक्सटेंड कर दिया, तो ये एंगल किसके इक्वल होता है? दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो हमारा ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो क्या चीज़ है? एंगल ऑफ डेविएशन, डेल। और ये क्या चीज़ है? एक फेस में ये वाला एंगल है, और दूसरे वाले फेस में कौन सा एंगल है? ये वाला। तो इन दोनों के सम किसके इक्वल होना चाहिए? एंगल ऑफ डेविएशन के इक्वल होना चाहिए। तो इसको हटाते हैं हम और इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं इसका रिलेशन फाइंड करने के लिए। तो इन दोनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए? एंगल ऑफ डेविएशन के। अपोजिट एंगल्स है ना, ये देखो, ये डेविएशन, ये लाइन को आपने, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के एक साइड को आपने एक्सटेंड कर दिया, ये क्या हुआ? एक्सटीरियर एंगल। तो डेल किसके इक्वल होना चाहिए? दो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होना चाहिए। मैं इसको लिख रहा हूँ आई माइनस आर, ब्रैकेट ओपन कर दिया, आई माइनस आर डैश इज इक्वल्स टू डेल। क्या लिख दूं? आई, ये कितना था? आई माइनस आर, और ये कितना था? आई डैश माइनस आर डैश, आई डैश माइनस आर डैश। तो आई प्लस आई डैश, और इधर क्या लिखूं? माइनस कॉमन ले लिया तो क्या लिख देते हैं? आर प्लस आर डैश इज इक्वल्स टू डेल। तो आर प्लस आर डैश का रिलेशन तो अभी हमने फाइंड किया था, वो किसके इक्वल था? देखें वापस, आई प्लस आई डैश जस्ट नीचे अभी हमने फाइंड किया था, वो क्या था? जरा देखें वापस, आर प्लस आर डैश किसके इक्वल था? ए के। तो आर प्लस आर डैश को मैंने ए के इक्वल लिख देता हूं। तो जरा इसी रिलेशन में लिख देता हूं मैं आई प्लस आई डैश एज इट इज, और इसको लिख देता हूं क्या है? एंगल ए प्लस डेल। मतलब आई प्लस आई डैश किसके इक्वल होना चाहिए? इसको हमने लिख दिया आई प्लस आई डैश माइनस ए इक्वल्स टू डेल, ये हो जाएगा डेल प्लस एंगल ए। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ एमर्जेंस, दोनों एंगल का सम किसके इक्वल होना चाहिए? डेविएशन के और सम के इक्वल, एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल आएगा। डेविएशन और एंगल ऑफ प्रिज्म का सम किसके इक्वल होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ एमर्जेंस के इक्वल होगा। अब ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसमें ये डेविएशन डिपेंड करेगा? तो हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं।
फैक्टर्स जिसके ऊपर डेविएशन डिपेंड करेगा, ऑन विच डेविएशन डिपेंड्स, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो ये रिलेशन को देख के बता सकते हो। फर्स्ट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस पे फर्स्ट। सेकंड किसके ऊपर डिपेंड करेगा? अब आप बताओगे कि सर एंगल ऑफ एमर्जेंस पे, पर एंगल ऑफ एमर्जेंस कौन डिसाइड करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। जो प्रिज्म जिस मटेरियल का बना हुआ है वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिसाइड करेगा। तो बेसिक चीज क्या चीज है इसके अंदर कि एंगल ऑफ एमर्जेंस, जितना ज़्यादा डेंसर मीडियम होगा, हमें मालूम है कि रे ऑफ लाइट उतनी ज़्यादा बेंड हो जाती है। तो एंगल ऑफ एमर्जेंस यहाँ पे कौन डिसाइड कर रहा है? मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, मटेरियल ऑफ प्रिज्म बोल सकते हो आप। थर्ड सिंपल से बता दोगे कि अब क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म, जिसे आप यहाँ पे किससे डिनोट कर रहे हो? एंगल ए से, एंगल ऑफ प्रिज्म। फोर्थ पॉइंट, और किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक्चुअल में जब रे ऑफ लाइट, हमें मालूम है जो लाइट की कितने कलर्स होते हैं, जब वाइट लाइट स्प्लिट होती है 7 कलर्स में, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो जब वाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट होती है तो अलग अलग कलर्स, वो कलर्स बिखर जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। वो कलर्स आपने देखे हैं कौन से होते हैं? विबग्योर, VIBGYOR। तो VIBGYOR, वो ये जो कलर्स हैं वो कलर स्प्लिट होने के पीछे रीज़न क्या होता है? क्योंकि वेवलेंथ के चेंज होने से, हमें मालूम है सारे जो कलर्स होते हैं वो कलर्स की जो वेवलेंथ है वो क्या होती है? देखो ऐसे लिखते हैं हम, VIBGYOR। वॉयलेट कलर की हमें मालूम है कि जो वेवलेंथ है सबसे कम होती है, और रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो ये वेवलेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। मतलब यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं, वेवलेंथ मिनिमम किसकी है? मिनिमम है वॉयलेट कलर की, और रेड कलर की वेवलेंथ कितनी है? मैक्सिमम है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम का एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम इसको लिखें, देखो मैं बताता हूँ कैसे क्या रिलेशन होता है। न्यू इज इक्वल्स टू A प्लस B अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस C अपॉन लैम्डा की पावर 4। ये रिलेशन आपको बता रहा है वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में। अब आप देखो सबसे ज़्यादा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो वेवलेंथ, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा होती है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब इसी प्रिज्म से पास होगा तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाता है। जब मैं वॉयलेट कलर की रे को इसमें से पास करूंगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर चेंज हो जाएगा। तो मैं तो दोनों एक्सट्रीम की बात कर रहा हूँ। तो आप बता सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा किसके लिए होगा? तो जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका सबसे कम होगा। तो यहाँ पे वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी? रेड की। तो इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी? सबसे कम। और इन्वर्स करके बता सकते हो। तो वेवलेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। इसका मतलब यह है कि आप हो सकता है कि व्हाइट लाइट को यूज नहीं कर रहे हो, आप रेड लाइट को यूज कर रहे हो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग बदल जाएगी, उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगी। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कभी न्यूमेरिकल या 1 मार्क के क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है तो आपसे ये टेस्ट किया जाता है कि आपको ये रिलेशन के बारे में मालूम है क्या, कि वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि व्हाट इज प्रिज्म, उसके बेसिक एंगल्स के बारे में, उसका डेरिवेशन, उसका एंगल ऑफ डेविएशन हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं वो पढ़ा। नेक्स्ट कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर ये डेविएशन डिपेंड करेगा ये पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।